हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोडोंटिक्स का लेक्चर सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे एंडोडोंटिक्स के आने वाले सारे चैप्टर्स। आई होप आप सबको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसी वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो एंडोडोंटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड एंड ओडोन्स मीन्स टूथ। सो बेसिकली एंडोडोंटिक्स में हम इनसाइड द टूथ को पढ़ते हैं, और इनसाइड द टूथ हमें क्या मिलता है? डेंटल पल्प। सो एंडोडोंटिक्स इज़ द डेंटल स्पेशलिटी। एंडोडोंटिक्स जो है डेंटल स्पेशलिटी है, कंसर्न विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डेंटल पल्प। किसका स्टडी और ट्रीटमेंट कराता है? डेंटल पल्प के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एंडोडोंटिक्स माइक्रोबायोलॉजी। एंडोडोंटिक्स माइक्रोबायोलॉजी में पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा क्या होता है? एक कलेक्टिव टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वहाँ पे उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा। तो ये क्या है? टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से क्या पता चलता है? डाइवर्सिटी रिफर्स टू डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन इकोसिस्टम। ये क्या इससे पता चलता है? डिफरेंट स्पीसीज कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? इन अ गिवन इकोसिस्टम। ठीक है, माइक्रोबायोटा क्या करता है? टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी में क्या पता चलता है हमको? जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन इकोसिस्टम प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या बताता है हमें? एक एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कॉज अ डिजीज। मतलब कि उसकी कितनी एबिलिटी है, वो कौन सा डिजीज कॉज कर सकता है, उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे? एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कॉज अ डिजीज। एबिलिटी टू कॉज डिजीज। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वाइरुलेंस फैक्टर। वाइरुलेंस फैक्टर में क्या क्या होता है? मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसका माइक्रोबियल प्रोडक्ट हो गया, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया, या उसकी स्ट्रेटजीज हो गई जो कंट्रीब्यूट करती है पैथोजेनिसिटी में। ठीक है, तो क्या इसमें क्या है? माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स आ गए जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है उससे। उसके बाद हमारा आ गया उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चरल, या फिर उसकी कुछ स्ट्रेटजीज जो कंट्रीब्यूट करती है पैथोजेनिसिटी में। ठीक है, तो वाइवलेंस वो उसको बोलते हैं वाइवलेंस फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो कि पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं रहेगा वहीं पे ये डेवलप हो पाएंगे, तो इन्हें बोलेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स। उसके बाद आता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो नॉर्मली एनारोबिक होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं? एनारोबिक होते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं। बट ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। सो ऐसे ये फैकल्टेटिव एनारोब्स किन्हें बोला जाता है? दैट कैन ग्रो, नॉर्मली ये एनारोब्स होते हैं बट कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, लास्ट हमारा आता है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक नाम से पता चल रहा है जो ग्रो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो इन लो ऑक्सीजन टेंशन। तो ये हमारे कुछ टर्म्स हो गए जिनकी आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए मैंने इन्हें पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। माइक्रोबायोटा जो टर्म, ये कलेक्टिव टर्म होता है जो डिफाइन करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनको बोलेंगे माइक्रोबायोटा। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या बताती है? डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन इकोसिस्टम। मतलब जहाँ पे एक इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे आपके बैक्टीरिया, वायरस या बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उससे बोलते हैं डाइवर्सिटी। पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज, उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। वाइवलेंस फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं।
तो उसमें क्या होगा, कोई बैक्टीरिया है तो उसका माइक्रोबियल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है या उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वायलेंस फैक्टर। ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन है, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही ग्रो कर सकते हैं। बट फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से हैं, जो कि एनारोब्स होते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये ग्रो कर सकते हैं। माइक्रो एरोफिलिक मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन। कुछ क्लिनिकल नोट्स है जिसे हम जानते हैं। इसमें पहले हमें बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्चुअली कॉज ऑल द डिजीज ऑफ द पल्पल एंड पेरियपाइकल टिश्यू। मतलब कि इसमें हमें ये पता चलता है कि जो जितने भी डिजीज़ होते हैं पल्पल एंड पेरियपाइकल टिश्यूज़ के, वो जनरली कौन कॉज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कॉज करते हैं। दूसरा पॉइंट, एंडोडोंटिक्स इन्फेक्शन इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द रूट कैनाल सिस्टम एंड इज़ द मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। ठीक है, एंडोडोंटिक्स इन्फेक्शन इज़ द एंडोडोंटिक्स इन्फेक्शन ही हमारा मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर है अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस का। लास्ट पॉइंट है, द रूट कैनाल इन्फेक्शन यूजुअली डेवलप्स आफ्टर पल्पल नेक्रोसिस दैट कैन अकर एज अ सिक्वले ऑफ केरीज, ट्रॉमा, पेरियोडोंटल डिजीज और ऑपरेटिव प्रोसीजर। जो हमारा रूट कैनाल इन्फेक्शन है वो कब डेवलप होता है, आफ्टर पल्पल नेक्रोसिस। और पल्पल नेक्रोसिस कैसे कैसे हो सकता है, केरीज की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या फिर पेरियोडोंटल डिजीज़ की वजह से, और या लास्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। कुछ ऐसा ऑपरेटिव प्रोसीजर आपने किया, इसमें पल्प को आपने हार्म किया जिसकी वजह से पल्प में आगे, ये आप सब मैं आपको ये सब आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें कुछ क्लिनिकल नोट्स थी जिन्हें आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, अब आते हैं सीक्वेले ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ पल्प स्पेस। सीक्वेले मतलब कैसे कैसे सीक्वेंस में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है पल्प स्पेस में। ठीक है, ये हमारा पल्प हुआ। ठीक है, अब देखिए पहला क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ पल्प ड्यू टू प्राइमरी डेंटल केरीज एंड इन सम केसेस ड्यू टू ट्रामा, पेरियोडोंटल डिजीज और ऑपरेटिव प्रोसीजर। अब देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पल्प में जो इन्फ्लामेशन होता है या पल्प नेक्रोसिस होती है वो मेनली 4 वजहों से होती है। पहला, पल्प डेंटल केरीज की वजह से होती है, कुछ केसेस में ट्रॉमा की वजह से होता है, या पेरियोडोंटल डिजीज़ या फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की वजह से होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पल्प हुआ, पहले क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ, नेक्रोसिस हुआ। अब जब नेक्रोसिस हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, आइडियल फॉर माइक्रोबियल इंक्रीज इनटू एन एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम होस्ट डिफेंस। जब वहाँ पे अब क्या होगा, वहाँ पे जब पल्पल नेक्रोसिस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, जब पल्पल नेक्रोसिस हुआ तो आइडियल हो गया वो माइक्रोबियल इंग्रेस के लिए। तो पहले कौन से बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका इनिशियल सोर्स ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो इज़ द नेक्रोटिक पल्प टिश्यू। जो ये पल्प टिश्यू नेक्रोड हो रहा है, ये इनिशियली उनका मतलब उनका जो फूड होगा या न्यूट्रिशन होगा वो जो इनिशियल पल्प टिश्यू जो नेक्रोज हो रहे हैं उनसे मिलेगा। एंड द इनिशियल पल्पल इन्फेक्शन इज डोमिनेटेड बाई फैकल्टेटिव एनारोब्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनिशियली जो इन्फेक्शन रहेगा वो फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनारोब्स होते हैं बट दैट कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। अब उसके बाद क्या आता है, द प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड दैट इंटर्स द रूट कैनाल, दो द अपाइकल एंड लेटरल कैनाल्स फॉर्म द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एज द इन्फेक्शन रीचेज द अपाइकल थर्ड ऑफ रूट कैनाल। अब जैसे जैसे जो इन्फेक्शन होगा वो अपाइकली जाएगा, ठीक है, जब नीचे अपाइकली जाएगा तो जो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं टिश्यू फ्लूइड से वो इंटर करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द लेटरल कैनाल्स एंड द फ्रॉम द अपाइकल एरिया, फ्रॉम द अपाइकल, ये लेटरल हमारे कैनाल से इधर से टिश्यू फ्लूइड आएगा जिसमें प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन रहेंगे, और हमारा अपाइकली भी जो हमारा न्यूट्रिशन रहेगा वो पहुँचेगा उनके पास। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है, द प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड that enters the root canal though the apical से जाएगा and the lateral canals and through lateral canals form the principal source of nutrition। अब ऊपर न्यूट्रिशन हमें कहाँ मिल रहा था, ऊपर न्यूट्रिशन मिल रहा था जो हमारा नेक्रोस पल्प है उसी से मिला था। अब जैसे जैसे इन्फेक्शन नीचे की तरफ आएगा अपाइकली तो हमें जो बैक्टीरिया होगा उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, अपाइकल कैनाल से एंड लेटरल कैनाल से।
ठीक है। ये उसके बाद अब एज ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस, अब देखिए जैसे जैसे पल्प नेक्रोज होगा पूरी तरीके से ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, द फैकल्टेटिव बैक्टीरिया रिप्लेस्ड हो जाएंगे इन द लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन बाय द ऑब्लिगेट्स एनारोब्स। अब जो हमारा फैकल्टेटिव बैक्टीरिया रहेगा, लेटर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया रहेगा, वो रिप्लेस्ड हो जाएगा ऑब्लिगेट में। ऑब्लिगेट मतलब अभी अभी ऑब्लिगेट्स ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ा है, ऑब्लिगेट्स एनारोब्स मतलब कौन से होते हैं, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही ग्रो करते हैं। तो इनिशियली फैकल्टेटिव एनारोब्स आए, उसके बाद ऑब्लिगेट्स एनारोब्स आए। अब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द डिफरेंट माइक्रोबियल स्पीसीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रेजिस्टेंट बायोफिल्म दैट कॉज परसिस्टेंट ऑफ इन्फेक्शन। अब क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आए हैं इनके में पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। दो टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है कि दोनों मिल करके भाईचारा, दोनों में भाईचारा मिल के मजबूती से खड़े रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या है, आपस में ही लड़ाई करेंगे। तो इनके में पॉजिटिव इंटरेक्शन, भाईचारा वाला इंटरेक्शन रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, बायोफिल्म जो होगी वो हाईली रेजिस्टेंस रहेगी। कोई भी आप इस पर कोई भी आप एंटीबायोटिक्स या फिर दवाएं चलाएंगे जल्दी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो भी पॉजिटिव इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी एंटीबायोटिक देंगे एक बैक्टीरिया पे वर्क करेगा, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है तो सारे बैक्टीरिया को तो मार नहीं पाएगा, और प्लस इनके में पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा जो आपका एंटीबायोटिक इफेक्ट है। तो इस वजह से क्या पता चला, ये हाईली रेजिस्टेंट बायोफिल्म फॉर्म हुआ और इसकी वजह से परसिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। अब जब परसिस्टेंट इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज में क्या होगा, पेरियापाइकल पेरियोडोंटाइटिस का फॉर्मेशन। अब हमारा लास्ट में क्या होगा, यहाँ पेरियापाइकल पेरियोडोंटाइटिस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही समझेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा।